एक बिंदु अनंत विभव कूप में कण, ये टॉपिक था ना, परिमित गहराई के विभव कूप में। ये अनंत नहीं है, परिमित था, परिमित विभव कूप में कण। ठीक है, तो दो समीकरणें आई थी आपकी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा टेन बीटा ए। ठीक है, पहली समीकरण तो ये थी, और दूसरी थी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा कॉट बीटा ए। ठीक है, तो ये दोनों समीकरणें कब आई थी? जब हमने दो समीकरणों को डिवाइड किया था। ठीक है, तो डिवाइड जैसे इसको किया था, अल्फा ए माइनस एफ ई टू द पावर माइनस अल्फा ए को डिवाइड किया था ए माइनस एफ ई टू द पावर माइनस अल्फा ए से, और इधर डिवाइड किया था माइनस टू सी बीटा, ये था ए प्लस एफ, और ये था टू डी बीटा साइन बीटा ए अपॉन टू डी कॉस बीटा ए। ठीक है, और इधर थी अल्फा ए माइनस एफ ई टू द पावर माइनस अल्फा ए अपॉन ए माइनस एफ ई टू द पावर माइनस अल्फा ए इक्वल्स टू था माइनस बीटा सी कॉस बीटा ए अपॉन बीटा साइन बीटा ए, सी साइन बीटा ए। इस तरीके की दो समीकरणों को इस तरीके से डिवाइड किया था, तब तुम्हारा ये डिवाइड करने पर ये टर्म कैंसिल हो गई थी, है ना, और इधर 2 से 2 कैंसिल हुआ था, डी से डी, तो ये समीकरणें आई थी। देखो अल्फा बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा बीटा साइन अपॉन कॉस को 10। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करने पर ये दो समीकरणें आई थी। इधर भी देखो ए माइनस एफ, ये से कैंसिल होगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, और यहाँ पर 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा कॉस अपॉन साइन से कॉस बीटा ए। ठीक है, इस तरीके से बनी थी। इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है कि अल्फा कब आ रहा है तुम्हारा? जब a प्लस एफ और a प्लस एफ कैंसिल तो हो रहे हैं, लेकिन a प्लस एफ कितना होना चाहिए? जब a प्लस एफ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब आपका a प्लस एफ 0 हो जाता है तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो a प्लस एफ दोनों का योग जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। साथ में और क्या नहीं होना चाहिए? d भी, d नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी ये कल करवाया था, कल तुमने क्लास नहीं ली, डी नॉट, कल आवाज नहीं आ रही थी वैसे, डी नॉट इक्वल्स टू 0 तथा सी स्वेक्षो, ये कल करवाया था। ठीक है, अब देखिए सी पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ए प्लस एफ ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और इधर डी से डी कैंसिल हो गया, पर डी का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि 0 नहीं होंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। साथ में सी पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी का मान कुछ भी हो सकता है, स्वेच्छ लिख लिया हमने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए माइनस एफ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पढ़ लो तुम चुपचाप, a माइनस एफ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? c नॉट इक्वल टू 0 तथा d स्वेक्षो, d कैसा हो? स्वेक्षो, परिमित गहराई के विभव कूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो c स्वेक्षो, इसका मतलब हम c को कितना ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं अपनी इच्छा से। c स्वेक्षो या हमने ले लिया c इक्वल टू 0, यहाँ पर d का वैल्यू स्वेक्ष होना चाहिए, इसका मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पर d इक्वल टू 0। तो हमारी समीकरणें क्या थी? समीकरणें क्या थी? साई फर्स्ट एक्स कितना था? a e टू द पावर अल्फा एक्स, है ना। साई सेकेंड एक्स कितना था? c साइन बीटा एक्स प्लस d कॉस बीटा एक्स। ठीक है, और साई थर्ड कितना था? एफ ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स।
ठीक है, इस तरीके से आपके तीनों क्षेत्रों में हमारे तरंग फलन थे। अब देखिए यहाँ पर हमने जब ये मान लिया कि C कितना है स्वेच्छ है और C का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा साई सेकेंड एक्स कितना बचेगा d cos बीटा x। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि C इक्वल टू 0 है तो C क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, साई सेकेंड एक्स कितना आ जाएगा d cos बीटा x। ठीक है, यहाँ पर अपना d स्वेच्छ है तो d को हम 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू कितना लेंगे ये e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, साई सेकेंड एक्स कितना आ जाएगा, कितना था c साइन बीटा एक्स प्लस d cos बीटा एक्स, है ना, और साई थर्ड एक्स कितना था f e टू द पावर, यहाँ पर प्लस का था, है ना, यही था ना, ए टू द पावर अल्फा एक्स प्लस का था, एफ ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स नेगेटिव था। अब देखिए यहाँ पर डी को स्वेच्छ लिख के हमने 0 मान सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा साई सेकेंड एक्स, साई सेकेंड एक्स कितना बचेगा, हमने डी को 0 मान लिया, तो ये हो जाएगा सी साइन बीटा एक्स। अब आप दोनों में देखिए कि साई फर्स्ट एक्स और साई थर्ड एक्स, साई फर्स्ट एक्स और साई थर्ड एक्स दोनों में ही क्या है एक जैसे हैं। अंतर क्या है, सिर्फ जो हमारा परिमित गहराई के विभव कूप वाला जो क्षेत्र था, क्षेत्र सेकंड, उसमें यहाँ पर आ रहा है डी कॉस बीटा एक्स और यहाँ पर क्या आ रहा है सी साइन बीटा एक्स। अब आपको ये पता है कि कॉस कैसा फलन होता है, कॉस समफलन होता है ना, ये समफलन हो जाएगा, समफलन के लिए तरंग समफलन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा विषम फलन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस एक टर्म लिख सकते हैं, कल तो लाइव क्लास ही नहीं हुई थी, कल क्लास तो हुई थी तुम्हारी, फिर तो ऑनलाइन तो थे बच्चे। यहाँ ऐसे लिख लीजिए, यहाँ साई सेकेंड एक्स, यहाँ साई सेकेंड एक्स एक समफलन है, क्योंकि हमें पता है कॉस कैसा होता है, समफलन होता है, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पर साई सेकेंड एक्स जो विभव कूप वाला क्षेत्र था उसमें तरंग फलन कैसा आ रहा है, समफलन आ रहा है, एक समफलन है। इसकी संगत अवस्था, इसके संगत अवस्था को समावस्था कहेंगे, इसके संगत अवस्था को ठीक है। यहां पर साई सेकेंड एक्स कैसा है, यहाँ पर साइन बीटा एक्स है, साइन कैसा होता है विषम फलन होता है, साई सेकेंड एक्स एक विषम फलन है, इसके संगत अवस्था को विषम अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो परिमित गहराई का विभव कूप लिया था आपने, उस परिमित गहराई के विभव कूप में 3 क्षेत्र बन गए थे, तीनों क्षेत्रों में तुमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी, फिर उन पर आपने क्या लगाया एकलमानी परिसीमा सांतत्य प्रतिबंध लगा करके, 3 उन पर प्रतिबंध लगा करके आपने क्या है नियतांकों के मान निकाले हैं। ठीक है, अब इतना ही करना है, इसमें समअवस्था के लिए तरंग फलन ये होंगे और विषम अवस्था के लिए तरंग फलन ये होंगे, बस इतना लिख के आना है। ठीक है, अभी जब से नहीं कल क्लास हुई थी भाई तुम्हारी, कल क्लास हुई थी, पर तुमने जो पीडीएफ मिला है ना मेरे वाले नोट्स का, अब पता नहीं वो मैंने कल देखे थे उसमें ये टॉपिक है ही नहीं, इन्होंने उसकी पीडीएफ ही नहीं बनाई, वो 2 पेज छोड़ दिए, पर मेरी कॉपी में तो लिखा हुआ था वो। कोई बात नहीं, तुम्हारे या तो बुक में से देख लेना, आप एक बार पढ़ लेना,
नहीं तो मैंने लिखवाया हुआ है, मैं तो पूरा डेरिवेशन करवाई दिया यहाँ पर, और कल क्लास ही नहीं लगती इनकी। तुम्हारे जो एक और नोट्स मिले थे ना इससे पहले, उसमें है ये टॉपिक, उसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है। पर उसमें ये सॉल्व नहीं किया हुआ, उसमें बस इतना कर रखा है, अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा ए लिख किया है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा कॉट बीटा ए। इसको आगे भी सॉल्व करना है, हमें तरंग फलन तो लाने हैं ना, इसीलिए उसमें ये टर्म नहीं लिख रही, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक तो आपके जो पुराने नोट्स मिले होंगे उनमें इतना तो सॉल्व हो रहा है, उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक है पूरा डेरिवेशन, यहाँ खत्म होता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक अपने नोट्स में से पढ़ लेना और ये आप उसमें ऐड कर लेना। सॉलिड की यूनिट फर्स्ट हो गई उसमें तो। और उनकी न्यूक्लियर की 4th यूनिट तो मैंने पूरे 20 दिन पढ़ाई है, हाँ, क्योंकि वो थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी उनको, तो वो अच्छे से पढ़ाई 4th यूनिट। नीचे की हिंदी नहीं दिख रही, इसमें सिर्फ इतना लिखा है, देखो यहाँ पर साई सेकेंड एक्स कैसा है, समफलन है, ठीक है। कॉस कैसा होता है, समफलन होता है, इसीलिए इसके संगत अवस्था को समअवस्था कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है साई सेकेंड एक्स, एक्स एक विषम फलन है, इसके संगत अवस्था को विषम अवस्था कहेंगे, ठीक है। दिख रहा है मुझे ही, वो बना रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में पूरा, कह रहे नीचे से दिख नहीं रहा। अब मिटा दूं इसको, सरल आवर्ती दोलित्र। सरल आवर्ती दोलित्र। कल की छुट्टी नहीं है क्या, पता नहीं अभी मुझे तो। एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र। इससे पहले आपको एक दो वो करवा दूं क्या, क्वेश्चन नहीं करवाए ना मैंने, एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाए है ना, एक दो करवा देते क्योंकि वो आए हुए हैं। फॉर्मूले याद होंगे क्या तुम्हें? वही वो रिपीट हो जाते हैं, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, पेपर बनाने वाला भी नहीं चाहता। जैसे क्वेश्चन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंची विभव रोधिका जिसकी चौड़ाई 0.1 mm है, ठीक है, पर 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज
आपतित होता है। इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है, तो रोधिका से इलेक्ट्रॉन पुंज के पारगमन की रोधिका से इलेक्ट्रॉन पुंज के पारगमन की प्रायिकता की गणना करो। अब इसमें देखो आपको एक चीज दिख रही है, उसकी विभवरोधिका की, ये ऊंची, इतनी ऊंची विभवरोधिका है, ठीक है। तो V नॉट का मान कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपतित कण की ऊंचा कितनी है, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब V नॉट ग्रेटर है E से, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर V नॉट कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कण की ऊर्जा कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कण की ऊर्जा कितनी है, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, V नॉट ग्रेटर देन E है। तो आप कौन सा वाला कांस्टेंट यूज करेंगे यहाँ पर, 2m/h नॉट स्क्वायर। V नॉट ग्रेटर है तो V नॉट माइनस E वाला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका K डैश, और K कितना होता है, 2me/h नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो पारगमन की प्रायिकता T इज इक्वल टू क्या होता है, C/A का मॉड स्क्वायर। पारगमन की प्रायिकता निकालनी है, परावर्तन की R होती है, तो C/A में क्या आता है, मॉड स्क्वायर करते हैं तो 4k डैश आता है कि नहीं, 4k डैश अपॉन k प्लस k डैश का स्क्वायर। और जब आप वो लिखते हैं ना, पारगमन परावर्तन, परावर्तन में अंश हर तो यही रहता है, कितना आता है, k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। ऊपर कितना आता है, k माइनस k डैश का स्क्वायर। अंतर सिर्फ इतना होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, क्योंकि V जब कण की ऊर्जा लेस देन है V नॉट से, उस वाले केस में है ये, ठीक है। अब उसने पूछा सिर्फ आपसे पारगमन की प्रायिकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4k का वैल्यू और k डैश का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2m/h नॉट स्क्वायर, और 2m/h नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये k डैश स्क्वायर होते हैं, है ना। k स्क्वायर इक्वल्स टू 2me/h नॉट स्क्वायर होता है, k डैश स्क्वायर इज इक्वल टू इतना होता है। अब हमें चाहिए कितना, k एंड k डैश तो इसका मतलब हमें रूट लेना होगा, दोनों का रूट लेंगे। यहाँ पर 2m/h नॉट स्क्वायर का रूट, 2m/h नॉट का स्क्वायर, रूट कितना आ जाएगा, 2m/h नॉट स्क्वायर। उसके बाद 4 का आगे मल्टीप्लाई है ये इसमें, और क्या आएगा, रूट E एंड रूट V नॉट माइनस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, k और k डैश, यहाँ पर ये वैल्यू होती है स्क्वायर की। इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं, रूट, इसका रूट इंटू इसका रूट। तो रूट रूट में 2m/h नॉट स्क्वायर, 2m/h नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 2m/h नॉट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा रूट E, यहाँ पर रूट V नॉट माइनस C, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई हो गया। नीचे क्या है, यहाँ पर स्क्वायर होते हैं, इस तरीके से होता है फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला निकाल के देख लो ना तुम, कि k प्लस k डैश का स्क्वायर होता है। देखो k कितना आएगा, फिर यहाँ पर k प्लस k डैश का स्क्वायर ही होता है। देखो यहाँ पर k कितना आएगा, 2m/h नॉट स्क्वायर रूट E, इस तरीके से आएगा, प्लस k डैश कितना होगा, 2m/h नॉट स्क्वायर E माइनस V नॉट माइनस E, ठीक है। पूरे का क्या है, स्क्वायर, k का वैल्यू रखा यहाँ पर, प्लस k डैश का वैल्यू रखा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2m/h नॉट स्क्वायर, 2m/h नॉट स्क्वायर का रूट दोनों में कॉमन आएगा, फिर उसमें बाहर लगा हुआ है स्क्वायर, फिर उसको बाहर निकालेंगे तो 2m/h नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बचेगा
8m या फिर ऐसे लिख लो 4 इंटू 2m बाई एच नॉट स्क्वायर रूट ई वी नॉट माइनस ई अपॉन कितना हो जाएगा 2m बाई एच नॉट स्क्वायर रूट ई प्लस वी नॉट माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2m बाई एच नॉट स्क्वायर से 2m बाई एच नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर e और वी नॉट का मान रखना है तुम्हें सिर्फ। ठीक है, तो e का मान कितना है 100 रूट 100 आ जाएगा। उसके बाद में वी नॉट माइनस ई, तो 100 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा 100 माइनस 64 36 आएगा। अपॉन में क्या है रूट ई का वैल्यू है 64 का रूट 8 आ जाता है, वैसे तो आप लिख लो एक स्टेप और वी नॉट माइनस ई 36 इसका स्क्वायर। यहाँ पर 100 का रूट कितना हो जाता है 10 हो जाएगा, 36 का 6 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 60 अपॉन 196 आएगा, है ना। 14 और 14 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आ रहा है 0.98। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल एक बार और बता देते हैं। एक बार और बता देते हैं। देखो इसमें यहाँ पर ये वैल्यू वी नॉट की है और ये वैल्यू 64 जो है किसकी वैल्यू है ऊर्जा की। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि कण की ऊर्जा विभव प्राचीर की ऊंचाई से क्या है कम है, विभव से कम है। तो ऊर्जा कम है मतलब कि कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, आयताकार वाला बताया था ना आपको, ये वी नॉट हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कण की ऊर्जा जो है 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या है इसकी उससे कम है ऊर्जा। ठीक है, तो वी नॉट ग्रेटर ई, तो हमें कांस्टेंट कौन सा लेना है 2m बाई एच नॉट स्क्वायर। जब वी नॉट ज्यादा होता है तो वी नॉट माइनस ई लेते हैं और जब ई ज्यादा होता है तो ई माइनस वी नॉट पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये तो के डैश स्क्वायर होता है, के स्क्वायर कितना होता है 2m बाई एच नॉट स्क्वायर। उसके बाद हमें निकालनी है पारगमन की प्रायिकता। ठीक है, कि वो इसमें से कितना प्रकाश पारगमित होगा और कितना परावर्तित होगा। तो हमें पारगमन का पूछा है उसने। ठीक है, तो पारगमन के लिए c बाई ए का मॉड स्क्वायर होता है और r के लिए b बाई ए का मॉड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको ड्राइव करवाए हुए हैं। 4k के डैश अपॉन k प्लस के डैश का होल स्क्वायर होता है। तो आपने 4 लिखा इंटू के डैश कितना आएगा, यहाँ पर k इंटू के डैश मतलब इसका रूट और इसका रूट। ठीक है, 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का रूट और 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा 2m बाई एच नॉट स्क्वायर। यहाँ पर रूट ई और रूट वी नॉट माइनस ई। ठीक है, ये ध्यान रखो कि ये स्क्वायर है और यहाँ पर हमने सिर्फ के व के डैश निकालना है। ये दोनों स्क्वायर है, इसका मतलब आप रूट लेके तो के और के डैश का वैल्यू निकालेंगे। नीचे क्या है के प्लस के डैश, मतलब कि के निकालेंगे इसका रूट प्लस के डैश इसका रूट। ठीक है, दोनों रख लिए ऊपर होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का रूट और 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का रूट दोनों क्या आएंगे कॉमन आ जाएंगे और उसको आप स्क्वायर में से बाहर निकालेंगे तो रूट का क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 2m बाई एच नॉट स्क्वायर। अंदर क्या बचा रूट ई और रूट वी नॉट माइनस ई और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2m बाई एच नॉट स्क्वायर से 2m बाई एच नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 भी तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बचा है अभी इंटू ई का वैल्यू रूट, अच्छा ई का वैल्यू कितना है 64, तो रूट 64 आ जाएगा। फिर वी नॉट माइनस ई करेंगे मतलब वी नॉट 100 माइनस 64 कितना आएगा 36 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा रूट 64 ई का वैल्यू प्लस वी नॉट माइनस ई करेंगे फिर से 36 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो अब क्या बचेगा 4 रह गया था पहले, 4 प्लस अब 8, इसका रूट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 इंटू 6 और 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचेगा वही 14 हो जाएंगे, 14 का स्क्वायर 196 और ये कितना हो जाएगा
कितना आ रहा है? 24 इंटू 8 कितने हो गए बताओ? 192। तो फिर आंसर तो कुछ इतना ही आएगा, 1 नहीं 0.98 ही आएगा। ठीक है, इतना ही आ रहा है। इसका मतलब पारगमन की प्रायिकता कितनी है? 0.98। तो परावर्तन की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0.02 आ रहा है। पर पारगमन की इतनी आ गई। ठीक है, उसके बाद यदि उसने परावर्तन पारगमन दोनों की पूछी है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की बजाय कि आप ये लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? k प्लस के डैश, ऊपर आ जाएगा k माइनस के डैश अपॉन k प्लस के डैश का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला लगाने की बजाय इससे कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए आप ये यूज कर सकते हैं कि r प्लस टी इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। जब आपने t का वैल्यू निकाल लिया तो r का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 माइनस टी लिख करके, और 1 माइनस 0.98 और r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0.02। ठीक है, 0.1 mm जो है उसकी चौड़ाई है, मतलब जैसे मान लीजिए ये चौड़ाई है, द्रव प्राचीर की जो चौड़ाई है वो दी हुई है कि 0 से a तक है, तो वो चौड़ाई है। लेकिन उसका हमें जब परावर्तन पारगमन में हम निकालते हैं, फॉर्मूले में कहीं पर भी यूज नहीं है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो वैसे ही दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, अब ये चीज भी यहां पर समझ लो, मैंने ये बताया था यदि कण की ऊर्जा यहाँ पर कम है, नहीं सही है, कैलकुलेशन तो सही है। और भी क्वेश्चन है इसमें, आप चाहें तो कर लेना। जैसे परावर्तन का पूछा है किसी में, उसमें अब यदि विभव की ऊंचाई दे देगा तुम्हें, और अलग अलग ऊर्जा के लिए पूछा हुआ है इसमें। सेम तरीका है सब में। ठीक है, उसके बाद एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र। तो सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है? इस तरीके से बना सकते हैं इसको, जिसमें कण निर्दिष्ट बिंदु के इधर उधर गति करता है। जैसे मान लीजिए ये निर्दिष्ट बिंदु हो गया, तो पेंडुलम की तरह इस तरीके से गति होगी। ठीक है, इस तरीके से। जब कण किसी निर्दिष्ट बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर x इजिकल टू 0 क्या है? निर्दिष्ट बिंदु है, कोई m द्रव्यमान का कण है, वो इस निर्दिष्ट बिंदु के दोनों ओर दोलन गति करता है, तो वो क्या कहलाता है? सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसका आयाम है इस पॉइंट पर x इजिकल टू a, माइनस ए ले लीजिए क्योंकि इधर माइनस एक्स एक्सिस होगी ना, और इधर प्लस एक्स एक्सिस। जब कण निर्दिष्ट बिंदु के दोनों ओर, निर्दिष्ट बिंदु के दोनों ओर निर्दिष्ट बिंदु के दोनों ओर दोलन गति करता है, तो वह
सरल आवर्ती दोलित्र, सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। ठीक है, जब कण निर्दिष्ट बिंदु के दोनों ओर दोलन गति करता है तो वो क्या कहलाएगा? सरल आवर्ती दोलित्र। और ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल आवर्ती गति कहलाती है। अब इसमें देखिए एक सरल आवर्ती दोलित्र की एक खास बात ये है कि जैसे वो कण इधर गति करता है, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है? एक प्रत्यानन बल लगता है। ठीक है, प्रत्यानन बल, क्योंकि देखिए जब वो इधर गति करता है, एक सेकेंड, जब कण मान लीजिए इधर गति करेगा, ठीक है, वापस इधर ही आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उस पर उसकी गति की विपरीत दिशा में प्रत्यानन बल लगता है। इधर जाएगा तो उस वापस इधर आता है, इसका मतलब सेंटर की तरफ, साम्यावस्था की तरफ उस पर एक प्रत्यानन बल लग रहा है। अब मान लीजिए वो एक्स अक्ष की दिशा में इधर गति कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो एक्स इधर गति कर रहा है कण, ठीक है, इधर गति करे या इधर करे, तो उस पर प्रत्यानन बल जो होगा वो उसकी गति के विपरीत दिशा में होगा। मतलब गति हो रही है एक्स दिशा में, तो कितना हो जाएगा? उसकी गति की दिशा के विपरीत हो जाता है। तो F इजिकल टू, आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है kx। ठीक है, तो ये प्रत्यानन बल जो है सरल आवर्ती दोलित्र गति में कण पर लगता है और केंद्र की तरफ, या बोल सकते हैं निर्दिष्ट बिंदु की तरफ। जैसे कण इधर गति करेगा, इधर गति करेगा मतलब फिर वापस इधर ही आता है। क्यों? क्योंकि निर्दिष्ट बिंदु की ओर उस पर फिर से क्या लगेगा? प्रत्यानन बल लगेगा। ठीक है, तो प्रत्यानन बल की दिशा जो है सदैव कण की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो ऐसा लिख सकते हैं। रिजॉइन करें।